के व्यस्त बाजार में, जहां शोर और जिंदगी अपनी धुन में मग्न थे, एक बूढ़ा मास्टर अपनी पुरानी गद्दी ठीक करवाने आया था। उसके साथ था उसका बेटा, जो आज शहर से दूर एक बड़े ओहदे पर बैठा था। लेकिन आज वो किसी सरकारी गादधी में नहीं, बल्कि एक आम आदमी की तरह अपने पिता के साथ कुछ पल बिताने आया था। तभी बाजार में घुसी पुलिस की 3 गादधियां। डंडे चमक रहे थे, आंखें गुस्से से लाल थीं और एक दरोगा का घमंड सर चरच कर बोल रहा था। उसने एक बूढ़ी औरत को धक्का दिया, एक युवक को थप्पड़ जद्दा और फिर उसकी नजर पड़ी उस बूढ़े मास्टर पर। अबे ओ बुढ़े, यहां क्या कर रहा है? और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़, पूरा बाजार सन्न रह गया। किसी को नहीं पता था कि जिसे थप्पड़ पड्ढा है वो उस अफसर का पिता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी पिता की इज्जत में कभी सर नहीं झुकाया। और जब बेटे ने अपना फोन निकाला और कहा, मैं डीएम अनुराग वर्मा बोल रहा हूं, तो उस पल बाजार की सांसें थम गईं। वर्दी का घमंड घुटनों पर आ गया, क्योंकि जब बात पिता के सम्मान की हो, दोपहर की धूप अपनी पूरी शिद्दत से धरती पर उतर चुकी थी, जैसे आसमान से आग बरस रही हो। प्रयागपुर के पुराने बाजार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। कहीं सब्जी के ठेले पर सौदेबाजी चल रही थी, तो कहीं नुक्कड़ डीडीएच पर बनी चाय की दुकान पर देश दुनिया की बहस छिड़ी थी। इन्हीं हलचलों के बीच भीड़ में धीरे धीरे एक बुजुर्ग व्यक्ति चला आ रहा था। उसने एक साधारण हल्का सफेद कुर्ता पहना था, नीचे धोती और सिर पर एक पतला सा गमछा। चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थीं, जो जीवन के अनुभवों की कहानी कह रही थीं, लेकिन उसकी चाल में अब भी एक अजीब सी दृढ़ता और संस्कार झलक रहे थे। उनका नाम था मास्टर जी परमानंद त्यागी। वह इसी शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दशकों तक बच्चों को ज्ञान बांट चुके थे। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने शिक्षा और समाज को संस्कार सिखाते हुए बिताई थी। आज वह आए थे अपनी एक पुरानी विरासत में मिली घड़ी ठीक करवाने के लिए, जो उन्हें उनके पिताजी से मिली थी। उनके साथ था उनका बेटा अनुराग वर्मा, जो अब शहर से दूर सोमपुर जिले का जिलाधिकारी बन चुका था। लेकिन आज वह किसी सरकारी तामझाम या लाव लश्कर के साथ नहीं आया था। वह बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह बस अपने पिता को देखने और उनके साथ कुछ अनमोल पल बिताने चला आया था। पिताजी, आज मुझे वो दुकानें दिखाइए जहां से आप मुझे बचपन में रंगीन टॉफियां दिलाते थे, और वो रास्ता भी जहां से मैं स्कूल जाता था। अनुराग की आवाज में वह अपनापन और सादगी थी, जो किसी बड़े पद या रुतबे की मोहताज नहीं होती। मास्टर जी की आंखों में अपने बेटे को देखकर वही संतुष्टि झलक रही थी, जैसी किसी माली को अपने बगीचे में खिले फूलों को देखकर मिलती है। दोनों यूं ही बातें करते गलियों से गुजरते जा रहे थे। बाजार में कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था, क्योंकि अनुराग ने साधारण कपड़े पहने थे और वह बिना किसी पहचान के भीड़ में घुलमिल कर चल रहा था। तभी बाजार में एक हलचल मची। 3 पुलिस की मोटर बाइकें पूरे शोर के साथ बाजार में घुसीं। हर बाइक पर 2-2 सिपाही बैठे थे। उनके हेलमेट से छिपे चेहरे, आंखों में बेवजह का गुस्सा और हाथों में चमकते हुए डंडे एक अनकहा भय पैदा कर रहे थे। लाइन में लगो, सब अपनी दुकानें समेटो, ऊपर से हुक्म है, साहब आ रहे हैं, एक सिपाही चिल्लाया। लोग डर के मारे अपनी अपनी दुकानें समेटने लगे। बाजार की भीड़ तितर बितर होने लगी। एक बूढ़ी सब्जी बेचने वाली महिला को धक्का दे दिया गया, उसके टमाटर सड़क पर बिखर गए। एक नौजवान को जोरदार थप्पड़ मारा गया, क्योंकि वह अपने मोबाइल से इस मंजर का वीडियो बना रहा था। जब अफसर आए तो हर तरफ सफाई दिखनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं, सब खाली हो जाना चाहिए। एक दरोगा गरज रहा था, जिसका नाम था विक्रम सिंह। यह दरोगा अपने घमंड और दबंगई के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। किसी को नहीं पता था कि कौन अफसर आ रहा है या क्या होने वाला था, लेकिन हर कोई डरा हुआ था। यह मंजर रोज दोहराया जाता था और लोगों के मन में पुलिस के प्रति एक गहरा डर बैठ चुका था। अनुराग यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से अब वह मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक गहरी निराशा और गुस्सा ले चुका था। यह वही बाजार था जहां उसके पिता ने अपना पूरा जीवन बिताया था। आज उसी जगह पर एक पुलिस वाला लोगों को ऐसे धमका रहा था जैसे वे किसी के गुलाम हों। तभी जो हुआ वह अनुराग कभी भूल नहीं सका। दरोगा विक्रम सिंह की नजर मास्टर परमानंद जी पर पड़ी, जो एक दुकान के किनारे खड़े होकर थोड़ी देर के लिए दीवार का सहारा ले चुके थे। अबे ओ बुढ़े, यहां खड़ा क्यों है बे? भाग यहां से, उठा दूं क्या?
विक्रम सिंह ने बदतमीजी से कहा। मास्टर जी ने धीरे से कहा, बेटा बस थक गया हूं, 2 मिनट बैठ जाता हूं। विक्रम सिंह और भी गरज उठा, तेरे जैसे ही भीड़ लगाते हैं, सिखाता हूं तमीज। और फिर थप, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी, जैसे पूरे बाजार की आवाज वहीं थम गई हो। कोई चाय नहीं उबली, कोई सब्जी नहीं तोली गई, हर दुकान का शटर वहीं अटका रह गया। अनुराग वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें क्षण भर के लिए बंद थीं, लेकिन उसके कानों में वह थप्पड़ गूंज रहा था, जैसे वह सिर्फ उसके पिता के गाल पर नहीं, बल्कि उसके अपने आत्मसम्मान पर पड़ा हो। कई सेकंड बीत गए, फिर उसने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, बस एक शांत लेकिन दृढ़ निश्चय था। उसने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। मैं अनुराग वर्मा बोल रहा हूं, सोमपुर जिले का डीएम। अभी इसी वक्त मुख्य बाजार चौकी के दरोगा विक्रम सिंह और उसकी पूरी टीम को सस्पेंड किया जाए और एसपी साहब को तत्काल मेरे पास भेजा जाए। फोन रखकर अनुराग अपने पिता के पास गया। उसने उन्हें सहारा दिया और पास की दुकान के एक स्टूल पर बिठाया। बाजार की हर आंख अब उसी ओर थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह कौन है जिसकी एक आवाज में पूरे सिस्टम की हवा बदल गई है। दरोगा विक्रम सिंह लड़खड़ाता हुआ बोला, तू कौन है बे? अनुराग ने शांति से कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने एक आम आदमी समझा, और मैं वही हूं जो अब इस सिस्टम को उसका असली चेहरा दिखाने आया हूं। मैं इस जिले का डीएम हूं और तुमने मेरे पिता को मारा है। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक रास्ता बचा है, कानून की गिरफ्त में जाना। सिर्फ कुछ ही मिनटों में एसपी साहब मौके पर पहुंच चुके थे। अनुराग ने उन्हें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया वह वीडियो दिखाया, जिसमें एक एक सेकंड दर्ज था। एक बूढ़ी औरत को धक्का, एक लड़के को थप्पड़, दुकानदारों से जोर जबरदस्ती, और फिर एक बुजुर्ग शिक्षक को सबके सामने अपमानित करने वाला वह थप्पड़। एसपी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप सर झुकाकर खड़े रहे, क्योंकि अनुराग अब सिर्फ एक अधिकारी नहीं था, वह अब पूरे जिले की अंतरात्मा बन चुका था। उसी वक्त दरोगा विक्रम सिंह और उसकी पूरी टीम को मौके पर ही निलंबित किया गया और तुरंत पुलिस जीप में बिठाकर थाने ले जाया गया। बाजार की भीड़, जो अब तक डरी सहमी थी, धीरे धीरे तालियां बजाने लगी। किसी ने धीरे से कहा, साहब तो सच में अपने जैसे हैं। किसी की आंखों में राहत थी तो किसी के चेहरे पर उम्मीद, जैसे सालों बाद बाजार ने इंसाफ की शक्ल देखी थी। अनुराग ने अपने पिता का हाथ थामा और धीरे से पूछा, ठीक है ना पिताजी? मास्टर परमानंद जी की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन होठों पर सिर्फ एक बात थी, बेटा, आज तूने मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। व्यवस्था की सफाई उस रात अनुराग वर्मा अपने सरकारी दफ्तर नहीं गया, बल्कि सीधे अपने सरकारी आवास पहुंचा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी थी, एक दृढ़ संकल्प। उसने अपनी अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, जन शिकायतें लंबित। यह फाइल ऐसी शिकायतों से भरी थी जो कभी सुनी नहीं गई थीं या जानबूझकर दबा दी गई थीं। इसमें हर थाने, हर चौकी और हर पुलिसकर्मी पर आए शिकायत पत्र दर्ज थे। कहीं पर रिश्वत की शिकायतें थीं, तो कहीं मारपीट और अवैध गिरफ्तारी की बातें, और कहीं चुपचाप रात को लोगों को उठा ले जाने की खबरें। अनुराग जानता था कि यह सिर्फ एक थप्पड़ का जवाब नहीं है, यह उस पूरी व्यवस्था की सफाई है जिसने लोगों का भरोसा तोड़ा था, जिसने आम जनता को भय के साये में जीने को मजबूर किया था। यह तो बस एक शुरुआत थी, एक चिंगारी थी जो अब एक बड़ी आग बनने वाली थी। सुबह हुई। अनुराग ने न अपनी डीएम वाली वर्दी पहनी, न सरकारी गाड़ी मंगाई, न ही कोई सुरक्षा ली। उसने बस अपनी पुरानी जीन्स पहनी, एक साधारण कुर्ता डाला और अपना एक पुराना बैग उठाकर निकल पड़ा। उसकी मंजिल थी थाना सूरजपुर, जो शहर के सबसे विवादित इलाकों में से एक था। यहां की शिकायतें सबसे ज्यादा थीं। लोग डरते थे थाने जाने से, क्योंकि वहां न्याय नहीं, धमकी मिलती थी। पुलिसकर्मी अपनी मनमानी करते थे और रिश्वतखोरी चरम पर थी। अनुराग चुपचाप थाने पहुंचा। थाने के बाहर एक सिपाही खड़ा था, जो उसे पहचान नहीं पाया। कौन? उसने बेपरवाही से पूछा। अनुराग ने मुस्कुराकर कहा, बस एक आम आदमी जो देखना चाहता है कि यहां क्या हो रहा है। सिपाही ने कंधे उचका दिए और उसे अंदर जाने दिया। थाने के पीछे के एक छोटे गंदे कमरे में 4 युवक बंद थे। उनके चेहरे पर डर और लाचारी साफ दिख रही थी। अनुराग ने थानेदार को बुलाया। इनका क्या कसूर है?
उसने पूछा। थानेदार, एक मोटा सा आदमी जिसका नाम था बलदेव सिंह, अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। वह हड़बड़ाकर उठा। साहब, ये शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। अभी इनकी एफआईआर और मेडिकल रिपोर्ट बनवाने जा रहे थे साहब, उसने हड़बड़ी में कहा। अनुराग ने युवकों से बात की। पता चला कि ये लोग बस एक ठेले पर बैठकर खाना खा रहे थे और किसी ने भी शराब नहीं पी थी। कोई सबूत नहीं था, बस पुलिस की मनमानी थी। अनुराग ने तुरंत ही थानेदार बलदेव सिंह को वहीं के वहीं सस्पेंड करने का आदेश दिया और सभी युवकों को मेडिकल जांच के बाद तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। पूरे थाने में सन्नाटा पसर गया। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई डीएम इस तरह अचानक आकर आम कपड़ों में सच्चाई की पड़ताल करेगा। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। अगले 3 दिन तक अनुराग हर थाने, हर चौकी पर खुद जाकर निरीक्षण करता रहा। कभी भी कहीं भी पहुंच जाता, न वर्दी न पहचान, बस एक आम आदमी बनकर। और हर बार सच्चाई सामने आ जाती। कहीं निर्दोष युवक बेवजह बंद थे, कहीं रिश्वत के पैसे बरामद हुए और कहीं शिकायतें दर्ज ही नहीं की गई थीं। उसने हर एक दोषी पुलिसकर्मी को तत्काल निलंबित किया और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। अब पूरा शहर एक नाम से गूंजने लगा था, अनुराग वर्मा। लोग कहने लगे, अब पुलिस भी डरती है, अब सिस्टम बदल रहा है। चाय की दुकानों पर, पान के ठेलों पर, बाजारों में, हर जगह उसी की बातें हो रही थीं। आम जनता में उम्मीद की एक नई किरण जग चुकी थी। लेकिन जहां जनता राहत महसूस कर रही थी, वहीं कुछ ऊंचे ओहदों पर बैठे लोग बेचैन हो उठे थे। वो नेता जो थानों में अपनी सिफारिशें चलवाते थे, वो अधिकारी जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेलते थे, अब अनुराग की ईमानदारी उन्हें चुभने लगी थी। उनकी अवैध कमाई और सत्ता पर पकड़ कमजोर पड़ रही थी। भाग 3, चुनौती और संकल्प। अनुराग की लगातार कार्रवाइयों से सिस्टम में खलबली मच गई थी। उसके अचानक छापों से पुलिसकर्मी डरने लगे थे और जनता का विश्वास बढ़ने लगा था। लेकिन इस बदलाव से कुछ ताकतवर लोग खुश नहीं थे। वे नेता जिनके अपने खास लोग पुलिस में थे और वे अधिकारी जो अपनी मनमानी करते थे, उन्हें अनुराग का निडर रवैया नागवार गुजर रहा था। उन्होंने अनुराग को रोकने के लिए कई चालें चलना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन एक सरकारी चिट्ठी आई। यह गृह मंत्रालय से आई थी। चिट्ठी में लिखा था कि डीएम अनुराग वर्मा द्वारा थानों में की गई कार्रवाइयों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति भेजी जाएगी। कारण बताया गया था अनुचित हस्तक्षेप, लेकिन असल में यह एक दबाव था, उसे डराने या उसका तबादला करने का। यह एक स्पष्ट संकेत था कि सत्ता के गलियारों में बैठे लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे। अनुराग ने चिट्ठी पढ़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। उसने चिट्ठी को टेबल पर रख दिया। शाम को उनके पिताजी मास्टर परमानंद जी उनसे मिलने आए। वे चाय के कप में शक्कर घोलते हुए बोले, बेटा, डर तो नहीं लगता? अनुराग ने बिना एक पल सोचे कहा, पिताजी, जब आदमी सच के साथ खड़ा हो तो डर भी सामने खड़ा होकर सलाम करता है। मास्टर जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गर्व था। लेकिन अनुराग जानता था कि अब लड़ाई और बड़ी होने वाली है। यह सिर्फ एक दरोगा को सस्पेंड करने की लड़ाई नहीं थी, यह उस पूरी व्यवस्था से लड़ने की लड़ाई थी जिसने सालों से अपनी जड़ें जमा रखी थीं। रात के करीब 10 बज चुके थे। अनुराग ने अपने कमरे की बत्ती बुझा दी। फिर उसने अपने पुराने कपड़े पहने, हल्की दाढ़ी वाला मेकअप किया और सिर पर टोपी पहन ली ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने अपने ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड से कहा, तुम लोग आज छुट्टी पर हो, और खुद गाड़ी चलाकर निकल पड़ा उस जगह की ओर जहां सबसे ज्यादा अंधेरा था, शिवपुर कॉलोनी। यह कॉलोनी शहर के बाहरी छोर पर थी, जहां सड़कें टूटी हुई थीं, गलियों में लाइटें नहीं थीं और लोगों की उम्मीदें भी कहीं दम तोड़ चुकी थीं। यह इलाका अपराधियों और अवैध गतिविधियों का अड्डा माना जाता था और पुलिस भी यहां शायद ही कभी आती थी, और जब आती थी तो बस वसूली या मनमानी के लिए। अनुराग एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुका। दुकानदार करीब 50 साल का एक दुबला पतला इंसान था, जिसके चेहरे पर नींद से ज्यादा लाचारी और थकान भरी थी। भाई साहब, यहां पुलिस रात को आती है क्या? अनुराग ने सामान्य स्वर में पूछा। दुकानदार ने एक बार गौर से देखा, फिर लंबी सांस लेकर बोला, आती है बाबूजी, और जब आती है तो कोई बेटा घर नहीं लौटता।
कभी किसी को उठाकर ले जाती है तो कभी किसी पर झूठा केस थोप देती है। उसकी आवाज में दर्द और डर साफ झलक रहा था। शिकायत क्यों नहीं करते? अनुराग ने पूछा। कहां करें बाबूजी, गरीब की सुनवाई कौन करता है? थाने जाते हैं तो धमकाया जाता है। हमें बस जीने की इजाजत चाहिए, इंसाफ की उम्मीद तो छोड़ दी है, दुकानदार ने निराशा से कहा। अनुराग ने जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और धीरे से आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर कभी कुछ हो तो इस नंबर पर फोन करना। मेरा नाम अनुराग वर्मा है, मैं इसी जिले का डीएम हूं। दुकानदार चौंक गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने कार्ड पकड़ा और बोला, तो आप ही हैं वो जिनकी बातें अब लोग फुसफुसाकर नहीं, गर्व से करने लगे हैं। अनुराग मुस्कुराया और तभी एक पुलिस जीप कॉलोनी के मोड़ पर आकर रुकी। 4 पुलिस वाले उतरे और साथ था दरोगा राजेश ठाकुर, जिसका नाम पहले से ही कुख्यात था। उन्होंने एक घर का दरवाजा पीटना शुरू किया। खोलो, गांजा पी रहे थे क्या बे? चलो थाने। घर से 2 युवक घसीट कर निकाले गए। अंदर से औरतों के रोने और बच्चों की चीख सुनाई देने लगी। अनुराग चुपचाप सब देख रहा था। फिर उसने तुरंत फोन किया, इंस्पेक्टर अमित सिन्हा, तुरंत शिवपुर कॉलोनी पहुंचो, यहां अवैध गिरफ्तारी हो रही है और वीडियो ऑन रखना। और वह आगे बढ़ा, भीड़ हटाते हुए बोला, रुको। दरोगा राजेश ठाकुर चौंक गया। अबे तू कौन है बे? अनुराग ने टोपी उतारी और कहा, मैं वही हूं जिसे तुम आम आदमी समझते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे कानून के सामने गवाह बनकर खड़ा हूं। इसी बीच इंस्पेक्टर अमित सिन्हा अपनी टीम के साथ जीप से उतर चुके थे। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। युवकों को छोड़िए और अपने पहचान पत्र दिखाइए, अमित सिन्हा ने आदेश दिया। राजेश ठाकुर समझ चुका था कि अब मामला उसके हाथ से निकल चुका है। अनुराग ने कहा, मैं इस युवकों को छोड़िए और अपने पहचान पत्र दिखाइए, अमित सिन्हा ने आदेश दिया। राजेश ठाकुर समझ चुका था कि अब मामला उसके हाथ से निकल चुका है। अनुराग ने कहा, मैं इस जिले का डीएम हूं और अब यह सारा रिकॉर्ड सबूत बन चुका है। अब आप पर केस दर्ज होगा और निलंबन तो अभी इसी वक्त। उस रात शिवपुर कॉलोनी में जो इंसाफ मिला उसने पूरे शहर की नींव हिला दी। अगले ही दिन शहर भर में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, अनुराग वर्मा। लोग कहने लगे, इसने हमें सिर्फ इंसाफ नहीं दिया, इसने हमें इंसान होने का एहसास वापस दिला दिया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नेताओं और अफसरों की नींदें उड़ चुकी थीं, क्योंकि अब उनके इशारों पर चलने वाला कोई नहीं बचा था। अनुराग की बढ़ती लोकप्रियता और उसके निडर फैसलों ने उन ताकतवर लोगों को बेचैन कर दिया था जिनकी सत्ता अवैध तरीकों से चलती थी। अब उनके इशारों पर चलने वाला कोई पुलिसकर्मी नहीं बचा था। उन्हें लगने लगा था कि अनुराग उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है। और तब एक फोन आया, सीधे राज्य के जिला प्रभारी मंत्री का। अरे अनुराग जी, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा संतुलन जरूरी है। हमारे भी कुछ लोग पुलिस में हैं, आप समझ रहे हैं ना? मंत्री की आवाज में पहले तो मीठापन था, लेकिन अंत में एक छिपी हुई धमकी थी। अनुराग की आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मान्यवर, मैं सिर्फ जनता का सेवक हूं। जो वर्दी में गलत करेगा वो किसी पार्टी का नहीं रहेगा, और जो ईमानदार है उसके साथ मैं जान लगाकर खड़ा हूं। मंत्री ने कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन अनुराग ने फोन काट दिया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगले ही दिन सचिवालय से विशेष समिति आ गई, अनुराग की जांच करने। 3 वरिष्ठ अफसर आए थे। वे हर तरह से उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। हर फाइल, हर रिपोर्ट, हर कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अनुराग ने सबके सामने हर फाइल, हर वीडियो फुटेज, हर मेडिकल रिपोर्ट और हर सस्पेंशन का कानूनी आधार रख दिया। उसकी आंखों में सच्चाई थी और लहजे में सन्नाटा, क्योंकि अब सवाल नहीं बचे थे, सिर्फ ईर्ष्या और साजिशें बची थीं। 3 घंटे तक चली पूछताछ के बाद समिति के पास उसे दोषी ठहराने का कोई ठोस सबूत नहीं था। जाते जाते समिति के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अनुराग से कहा, आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन आप बहुतों की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। आपका ट्रांसफर तय है। अनुराग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हर दिन ट्रांसफर के लिए तैयार रहता हूं, लेकिन जहां रहूं वहां बदलाव होगा, और जहां जाऊं वहां से भी आवाज उठेगी। और 2 दिन बाद वही हुआ जिसकी आशंका थी। आदेश आ गया, डीएम अनुराग वर्मा का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया जाता है।
जैसे ही ट्रांसफर का आदेश आया, शहर की रफ्तार थम गई। बाजार में तुरंत बैनर लगने लगे, हमें वापस चाहिए अनुराग वर्मा। स्कूल के बच्चे काली पट्टियां बांधकर सड़कों पर बैठ गए। महिलाओं ने चुपचाप पोस्टर हाथ में ले लिए। छोटे दुकानदारों ने विरोध में अपनी दुकानें बंद कर दीं। यह अब सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं था, यह एक आवाज बन चुकी थी जो सालों से दबे हुए लोग पहली बार उठा रहे थे। लेकिन अनुराग चुप था, ना कोई भाषण, ना कोई विरोध, बस एक शांत चेहरा जो अपने दफ्तर से फाइलें समेट रहा था। उसने सरकारी अलमारी से एक पुराना सा बैग निकाला, वही बैग जो वह अपने छात्र जीवन में लेकर चलता था। उसे कंधे पर डाला और कुर्सी से उठ गया। पास ही बैठे पिताजी ने धीरे से पूछा, बेटा दुख हुआ? अनुराग ने सिर झुकाए हुए बस इतना कहा, नहीं पिताजी, क्योंकि मैंने कोई कुर्सी नहीं छोड़ी, मैंने बस अपनी आत्मा को सलामत रखा है। तभी उसका मोबाइल बजा। दूसरे जिले से कमिश्नर का कॉल था। बधाई हो अनुराग, तुम्हें राजधानी बुलाया जा रहा है, राज्य का विशेष सचिव बनाया गया है, यह एक तरह से प्रमोशन है। अनुराग थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, धन्यवाद सर, लेकिन क्या मैं एक दिन और रुक सकता हूं? एक अधूरी लड़ाई अब भी बाकी है। कमिश्नर ने कुछ और नहीं पूछा, वह अनुराग के संकल्प को समझते थे। भाग 5, अंतिम प्रहार और विदाई। अगले दिन सुबह अनुराग ने अपनी अलमारी से वह खास फाइल निकाली जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, जन शिकायतें विशेष फॉलोअप। उसने वह पन्ना खोलकर देखा जहां अब भी एक नाम अधूरा पड़ा था, विक्रम सिंह, वही दरोगा जिसने उसके पिता को थप्पड़ मारा था। विक्रम सिंह को निलंबित तो कर दिया गया था, लेकिन ऊपर बैठे अफसरों ने उसकी जांच को धीमा कर दिया था। फाइलें दबा दी गई थीं और साक्ष्य कमजोर पड़ने दिए गए थे। अनुराग जानता था कि अगर उसने जाते जाते यह अधूरी लड़ाई नहीं लड़ी तो उसका पूरा सफर अधूरा रह जाएगा। यह सिर्फ विक्रम सिंह का मामला नहीं था, यह उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक संदेश था जो सोचते थे कि वे सत्ता के गलियारों में बच सकते हैं। उसने उसी दिन एक विशेष बैठक बुलाई। एसपी, जांच अधिकारी, लोक अभियोजक और 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। बैठक 3 घंटे तक चली। अनुराग ने एक एक कर सारे साक्ष्य रखे, घटना का वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान, उसके पिता की मेडिकल रिपोर्ट और विक्रम सिंह के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड। उसने हर सबूत को इस तरह से पेश किया कि कोई भी उसे नकार नहीं सकता था। अंत में सबकी सहमति से एक निर्णय लिया गया, विक्रम सिंह को बर्खास्त किया जाए और उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। शाम के 4 बजे अनुराग ने अपने दफ्तर में आखिरी दस्तखत किए और आदेश जारी किया गया। उस शाम वह थप्पड़ जो कभी उसके पिता के गाल पर पड़ा था, अब इंसाफ की मोहर बन चुका था। विक्रम सिंह को उसी दिन गिरफ्तार किया गया। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, इंसाफ हुआ। अनुराग अपने पिताजी के साथ एक बार फिर उसी बाजार की ओर निकला जहां यह सब शुरू हुआ था। लेकिन अब नजारा बदल चुका था। लोगों की कतारें थीं, किसी के हाथ में फूल थे तो किसी की आंखों में आंसू। बच्चे कह रहे थे, साहब वापस जरूर आइएगा। अनुराग चुप था, वह केवल अपने पिताजी की तरफ देख रहा था। उसने धीरे से पूछा, पिताजी अब आप मेरे साथ बिना डरे चलेंगे ना? मास्टर परमानंद जी की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे का हाथ थामते हुए बोले, अब डर किस बात का बेटा, तू तो अब इस शहर की हिम्मत बन गया है। उसी भीड़ में एक चेहरा फिर से दिखाई दिया, वही चाय वाला दुकानदार जो कभी उसे पहचान नहीं पाया था। आज वह हाथ जोड़कर सामने आया और बोला, साहब आपने हमें सिर्फ इंसाफ नहीं दिया, आपने हमें इंसान होने का एहसास दिलाया। अनुराग मुस्कुरा दिया और कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, अब आपकी बारी है। आवाज उठाइए अन्याय के खिलाफ, चुप मत रहिए। रात हो चुकी थी, सरकारी वाहन तैयार खड़ा था, लेकिन अनुराग ने मना कर दिया। मैं बस से जाऊंगा, जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा। बस स्टैंड पर सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। कोई रो रहा था, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, लेकिन अनुराग सिर्फ अपने पिताजी को देख रहा था, जैसे उनकी आंखों में पूछ रहा हो, क्या मैंने आपको शर्मिंदा तो नहीं किया? पिता ने आंखों से ही जवाब दिया, नहीं बेटा, तू तो अब इस देश की उम्मीद बन गया है। बस में बैठते वक्त अनुराग ने पीछे मुड़कर देखा। कोई भाषण नहीं, कोई घोषणा नहीं,
बस आंखें बंद कीं और सिर झुकाया, क्योंकि सबसे ऊंची जीत कभी कभी सबसे शांत होती है। निष्कर्ष और संदेश। और इस तरह समाप्त होती है एक सच्ची, बेहद भावुक कहानी, जो सिर्फ एक डीएम की नहीं थी, बल्कि हर उस आम इंसान की थी जो सच के साथ खड़ा होता है, जो जानता है कि ईमानदारी की राह आसान नहीं, लेकिन अगर वह